नमस्कार आप सभी को। मैं अरविंद चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस मैथ बाई अवनीश सर में। हम पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया हिंदी वर्णमाला की पूरी सीरीज, यानी 1 से लेकर 5 तक पूरा हम हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ों को हमने कवर किया। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला का अभ्यास, यानी अभ्यास का मतलब ये हो गया कि हिंदी वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन की एक सीरीज है, 100 क्वेश्चन की सीरीज है, जिसे आज हम कवर करेंगे और वहाँ से सीखेंगे कि हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये ऐसे प्रैक्टिस बैच के लिए नहीं है, ये 100 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में जो अब तक प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुए हैं उनमें हिंदी वर्णमाला से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं की सारे क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं और उन्हीं क्वेश्चन को आज हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे हिंदी वर्णमाला में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं वर्णमाला अभ्यास। क्या देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिएगा ये पहला ही पॉइंट आपको पहले ही बताया गया होगा कि वर्णमाला की परिभाषा क्या है। देखिएगा कई किताबों में कई तरह से चीज़ें दी गई हैं, लेकिन अगर आपने शुरू से मेरी क्लास देखी होगी तो पहले क्लास में बताया था कि वर्णमाला क्या होता है, किस जगह पे हम वर्णमाला की परिभाषा क्या देंगे। देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं, दिया है शब्द समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या शब्दों के समूह को वर्णमाला कहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं। क्यों ऐसा नहीं कहेंगे? क्योंकि शब्द का जो समूह होता है वो हमारा क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो ये तो गलत हो गया। वर्णों के संकलन को, ये भी नहीं। शब्द गणना को कभी वर्णमाला नहीं कहते हैं, ये भी गलत। बचा क्या? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी ये हमारा जो चौथा ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। देखिएगा यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को पहले एक बार आप लोग देखेंगे, उस पर थोड़ा सा मंथन करेंगे, उसके बाद हम आंसर देंगे। ठीक है, इसके लिए आप लोग बिल्कुल 1 से लेकर 100 नंबर डाल करके आप रख लीजिए और उसमें खुद से करके देखिए कि आप हिंदी वर्णमाला में जितना पढ़े हैं उसमें से कितना क्वेश्चन आप कर पाते हैं, कितना नहीं, कितना आपसे नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखिए यहाँ पे हमने 2-3 तरह की बातें की थी। अगर आपसे कहा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है तो हमने आपसे बताया था कि आप तुरंत वहाँ क्या बताएंगे? वहाँ आप तुरंत बताएंगे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? तो हमने बताया था वर्ण। लेकिन हमने ये बात आपसे कही थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो आप क्या बताएंगे? तब भी आप क्या बताएंगे? वर्ण बताएंगे। ना आप शब्द होगा, ना व्यंजन होगा, ना स्वर होगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। कितने वर्ण होते हैं? तो आप जानते होंगे कि 13 लेखन के आधार पे व्यंजन स्वर हो गए आपके और 39 आपके क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अगर हम इनको ऐड कर पा रहे हैं तो कितना होता है? 52। तो अगर हिंदी वर्णमाला में वर्ण पूछा जाए तो कितने होंगे? 52। 50 तो होगा नहीं, 54 भी नहीं होगा, 55 भी नहीं होगा, क्या होगा हमारा? 52 होगा, जिसमें 13 स्वर होते हैं और 39 क्या होते हैं? व्यंजन। 13 स्वर कब लेते हैं? लेखन के आधार पर स्वर की संख्या 13 और लेखन के आधार पर व्यंजन की संख्या 39। कौन कौन होते हैं? ये सारी चीज़ें आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आप पहली क्लास, जितने लोग भी ये प्रैक्टिस बैच अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप लोगों ने शुरू की 5 क्लास नहीं देखी है तो आप उसे सबसे पहले उसे देखें, फिर आप प्रैक्टिस बैच को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है, क्या होगा? वर्ण। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? देखिए यहाँ पे 14 भी दिया है, 11 भी दिया है, 13 भी दिया है, 5 भी दिया है। देखिएगा नो डाउट, इसमें तो नो डाउट कि आप जान सकते हैं यहाँ पे ये 2 में आपका दिमाग जा रहा होगा, 11 और 13। हमने आपसे बताया था कि जब तक आपसे ये बात ना कही, देखिए दोनों सही है, 11 भी सही है, 13 भी, लेकिन आधार अलग अलग है। जब भी आपसे ये कहा जाए, जब तक ये ना कहा जाए कि लेखन के आधार पर स्वर कितने हैं, तब तक आपको 11 ही बताना है, 13 नहीं बताना। जब आपसे कहा जाए कि लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तब आप क्या कहेंगे? 13। लेकिन यहाँ पे क्या कहें? हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो कितने हैं? 11 स्वर हैं, यही आपको बताना है। जब आपसे कहेगा कि लेखन के आधार पर स्वर कितने हैं, तब क्या कहेंगे आप? 13। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है वर्णमाला में वर्णमाला से स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्पर्शी व्यंजन वही हैं जो 5 वर्गों में बटे होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग, क च ट त प। और उन्हीं वर्गों में कितने बड़ा, एक एक वर्ग में कितने होते हैं? 5 5। तो 5 वर्ग में 25, तो कितने हो जाएंगे? 25। ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक, देखिए भाषा की छोटी इकाई तो वर्ण है, लेकिन भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई यानी वो छोटी से छोटी इकाई जिसका अपना एक अर्थ हो। हमने आपसे बताया था कि सार्थक के अर्थ पे आधार पे 2 प्रकार की इकाइयाँ होती हैं, एक होता है शब्द और एक वाक्य। बड़ी इकाई कहेंगे तो वाक्य, छोटी इकाई कहेंगे तो शब्द कहेंगे। यहाँ क्या कहा है? लघुत्तम। लघुत्तम माने क्या होता है? छोटी इकाई। यानी भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? हम शब्द को कहते हैं। वर्ण तो सबसे छोटी इकाई हो गई, मात्रा तो होगा नहीं, अर्थ तो होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर, अब आप जान लीजिए। पहले आपको हमने बताया था कि जो दीर्घ स्वर होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक मूल दीर्घ स्वर और एक आपका क्या होता है? संयुक्त स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत आपको हमने बताया था कौन कौन सा? आ, बड़ी ई, बड़ी ई, उ, ये 3 को बताया था। और आपके जो संयुक्त स्वर होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ये 4 आपके संयुक्त स्वर होते हैं और ये आपके मूल दीर्घ स्वर होते हैं। तो कहा है निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आप देखिएगा कौन? आ है, बिल्कुल है। बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, लेकिन कौन नहीं है? वो आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ये क्या है? आपका संयुक्त स्वर है। इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हो कि हर्ष स्वर कितने होते हैं भैया? 4 होते हैं। और चारों कौन कौन है? ए, ई, उ, री। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है या जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? हर्ष स्वर। संख्या कितनी है? 4। और कौन कौन होते हैं? ए, ई, उ, री। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो आपको भैया याद होगा, तो हमने आपको बताया था कि उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं आपके। कौन? एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। और एक मात्रिक स्वर को हम हर्ष स्वर, द्विमात्रिक स्वर को दीर्घ स्वर और 3 मात्रिक स्वर को क्या कहते हैं? पुरुष स्वर। जिन स्वरों को उच्चारण में कम समय लगे हर्ष स्वर, जिन स्वरों को उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगे दीर्घ स्वर, और जिन स्वरों को उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? पुरुष स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरुष स्वर। क्लियर है? आगे देखते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर आपको अगर याद होगा, जीवा के आधार पे हमने बताया था, जीवा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 भागों में बांटा गया स्वर को, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो मध्य स्वर आपको एक ट्रिक हम बताए थे कि आओ उल्लू पीछे पीछे, ए को छोड़ो बीचे बीचे, ए को छोड़ो बीचे बीचे, बीचे बीचे मतलब मध्य में, यानी ए क्या होता है? आपका मध्य स्वर होता है। इसमें मध्य स्वर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? अब देखिएगा, अगर हम पता करें पश्च विवृत, देखिए यहाँ विवृत आया है, तो विवृत स्वर आपको पता होगा, हमने बताया था जिसकी शादी है, यानी मुख आकृत के आधार पे, मुख खुलने के आधार पे हमने बताया था 4 होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, समृत और अर्धसमृत। लेकिन विवृत में क्या आता है? आ आता है, तो ऊ तो होगा नहीं, तो भैया ये तो पहले गलत हो गया। अग्र विवृत, अग्र विवृत है, फिर यहाँ पे विवृत आया, विवृत में आ आता है, बड़ा ऊ नहीं आता, ये भी नहीं होगा। अग्र समृत, अग्र समृत, ठीक है। समृत में आपको पता होगा, हमने बताया था कि कौन कौन लोग व्रत हैं, आप बताए थे 4 लोग, कौन कौन? ई ई उ उ, ई ई उ उ। तो भाई समृत में तो ई ई उ उ आते हैं, तो बड़ा ऊ तो आता है। अग्र में देखें, अग्र में हमने क्या बताया था? आओ उल्लू पीछे पीछे, ए को छोड़ो बीचे बीचे, यानी आपके पश्च में कौन कौन आते हैं? आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ये लोग आते हैं। लेकिन अग्र में ये नहीं आते हैं।
अग्र के अंतर्गत ये नहीं आते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो पश्च होता है और सम्मिलित होता है, यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ जो होता है हमारा क्या होगा, पश्च होगा, और क्या होगा, सम्मिलित स्वर होगा। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। पश्च में आपका आता है आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, और सम्मिलित में होता है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। देखिए बड़ा ऊ इन दोनों में आता है, तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, पश्च सम्मिलित। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर क्या है, सम्मिलित स्वर है। सम्मिलित स्वर अभी बताएं, ई ऊ, ये हमारा क्या है, सम्मिलित स्वर है। बस अगला, अर्ध विपरीत स्वर कौन सा है, अर्ध विपरीत। विपरीत में आ, सम्मिलित में ई ऊ, अर्ध सम्मिलित में ए जी ओ जी पे डांस कर रहे थे, ए ओ, अर्ध सम्मिलित में आता है। तो ए आ की शादी हो गई, ये तो सम्मिलित हो गया, यानी कौन बचा, भाई देखिए ए हमारा होता है अर्ध सम्मिलित, आ हमारा होता है विपरीत, बड़ा होता है सम्मिलित, तो ये क्या बचा, अय हमारा होता है अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत में देखिए 3 लोग आते हैं, अय औ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार सम्मिलित स्वर ध्वनि कौन है, 3 लोग के बारे में पूछा गया है। अग्र भी होना चाहिए, अवृत्ताकार भी होना चाहिए, और सम्मिलित भी होना चाहिए। तो सम्मिलित भैया ई हो सकता है, ई अवृत्ताकार भी हो सकता है, और ई हमारा अग्र भी हो सकता है, लेकिन अ आपका सम्मिलित नहीं होता है, ना ए आपका सम्मिलित होता है, ना आपका असम्मिलित होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बड़ी ई है, छोटी ई हमारा क्या होगा, अग्र भी है, अवृत्ताकार भी है, सम्मिलित स्वर भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, आपको बताए थे ओ और औ ताल में तो होंगे नहीं। ओ का निर्माण किससे होता है, ए प्लस, ओ का निर्माण होता है ए प्लस ऊ से, इन दोनों से मिलके ए हो गया, ए का उच्चारण स्थान कंठ, ऊ का ओष्ठ, कंठ औ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ। ओ औ कहाँ आएगा, कंठोष्ठ के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन, ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, यानी ये बड़ा ऊ नहीं होता है, बड़ा ऊ हमारा क्या होता है, मूल दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, कंठ तालव्य यानी ऐसा स्वर जिसमें जिसके उच्चारण हम कंठ से भी करें और तालव्य से भी करें। तो बड़ी ई तो होगा नहीं, बड़ी ई हमारा क्या है, तालव्य है। आ क्या है, आ कंठ है। ओ आपका क्या है, कंठोष्ठ, अभी आप पढ़े हैं। बचा कौन आपका, ई। ए आपका क्या होता है, कंठ तालव्य, क्योंकि ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, ए को किससे मिलकर बनता है, ए प्लस ई से। ए का उच्चारण स्थान कंठ, ई का क्या है, तालव्य, यानी कंठ तालव्य। तो ए हमारा क्या होगा, कंठ तालव्य। आगे देखिए, कौन से शब्द में अनुनासिकता है, आपको हम बताए थे 5वीं क्लास में हम पढ़ाएं आपको कि अनुनासिकता के आधार पर कितने होते हैं स्वर के, 2 भाग हैं, अनुनासिक स्वर और निरनुनासिक। अनुनासिक वो है जिनका उच्चारण हम मुख और नाक दोनों से करें, और निरनुनासिक कौन है, जिनका उच्चारण केवल हम मुख से करते हैं। तो पूछा है कौन से शब्द में अनुनासिकता है, किसमें अनुनासिकता है। तो आप देखिएगा यहाँ अंक की मात्रा लगी है, कंगन, कंटीला, कंठाग्र, यहाँ लगा हुआ है, ये हमारा है कदम। देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ अनुनासिकता कौन शब्द में अनुनासिकता नहीं है, होना चाहिए था, नहीं है होना चाहिए। तो कौन सा होगा, इस कदम में नहीं होगा। ठीक है, इसको बना लीजिएगा, अनुनासिकता नहीं है, ऐसा होना चाहिए था क्वेश्चन। अगला, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा अभी बताएं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, यानी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हो, अभी मैंने बताया जिन ध्वनियों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से हो, अनुनासिक, और जिनका केवल मुख से हो उन्हें निरनुनासिक, यानी केवल मुख से हो उन्हें क्या कहेंगे, निरनुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, निरनुनासिक स्वर। अगला है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है, कंठ ध्वनि। कंठ के अंतर्गत अ आ अह क वर्ग पूरा, क वर्ग पूरा, यानी क ख आएगा कि नहीं आएगा, यह तो आएगा नहीं, च आएगा नहीं, टेढ़ आएगा नहीं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है, कंठ ध्वनि वही चीज है भाई, कंठ ध्वनि
अब देखिएगा बड़ी ई तय फ, देखिएगा बड़ी ई की बात करें तो तालब है, तय आपका दंत है, फ आपका ओष्ठ है आपको पढ़ा, आप पढ़े होंगे क वर्ग और है, यानी काकल व्यंजन भी आता है। ये हमारा है क्या होगा, कंठ ध्वनि है, जिसे हम स्वर यंत्रीय व्यंजन भी कहते हैं। अगला घ का उच्चारण स्थान, भैया जहाँ क वर्ग है वही आपका घ का उच्चारण स्थान है, यानी कंठ। बिल्कुल सही है। निम्न में से कंठ वर्ण है, कंठ वर्ण देखिए ई यस है, यह तो भैया तालब्य है। री रस है, यह तो आपका मूर्धन्य है। री रस है, यह तो दंत है। आ है विसर्ग, आप पढ़े होंगे ए आ विसर्ग और क वर्ग और है, ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, कंठ में आते हैं। और कंठ की बात पूछा तो क्या होगा, आ है और विसर्ग, ये हमारे आ जाएंगे कंठ वर्ग। अगला क्वेश्चन, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। बिल्कुल यार, बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। एक हम क्या कहते हैं, कंठ वर्ग कहते हैं। अगला स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखिएगा ये बड़ा स है, हमने आपको बताया अभी तक पांचवी वीडियो में हमने बताया है, 5वीं क्लास में, कि बड़ा स को हम कौन सा स कहेंगे, अब तालब्य स कहेंगे। क्या कहेंगे, तालब्य। तालब्य माने क्या हो गया, ताल। इस का उच्चारण स्थान क्या होगा, ताल होगा। उच्चारण स्थान के आधार पर ईय व्यंजन है, ईय कहाँ आता है भाई बताइएगा आप, च वर्ग में आता है। और च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालब्य होता है। तो यहाँ पे कौन सही होगा, तालब्य सही होगा। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह का उच्चारण स्थान क्या है। अगर आपको ये याद होगा तो हमने आपको स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चारण स्थान याद करने के लिए हमें ट्रिक बताए थे, जहां पे हमने लिखवाया था तालब्य के अंतर्गत यच तालब्य में यह आता है, और कहाँ आता है, तालु में आता है। इसियच, तालाब में इसियच, यानी यह कहाँ आएगा, तालु में आएगा। अगला क्वेश्चन, उच्चारण स्थान के दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। कौन सा विकल्प शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, ये बताना है, यानी शुद्ध बताना है। मूर्धन्य स को तालब्य नहीं भैया, मूर्धन्य स को हम अच्छी तरह जानते हैं, क्या कहते हैं, मूर्धन्य स को हम क्या कहते हैं, ये मूर्धन्य होता है, तालब्य नहीं होता है। इसको हम भाई तालब्य कहते हैं, मूर्धन्य नहीं कहते, ये भी गलत। च को कंठ नहीं, तालब्य कहते हैं। और इस स को भाई दंत कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। स क्या है, दंत है आपका। अगला नंबर, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, ओष्ठ ध्वनि नहीं है। अब आपको तुरंत दिमाग में आपके आना चाहिए कि ओष्ठ ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, प फ ब भ, ये आपकी क्या होती है, ओष्ठ। तो प है, मैं भी आता है, भय भी आता है, लेकिन च नहीं आता। च किस में आता है, तालब्य में आता है, ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है। इनमें से अंतस्थ वर्ण है। अब अंतस्थ वर्ण जिसे हम कोमल व्यंजन भी कहते हैं, य र ल व, संख्या 4, य र ल व, तो वह तो मिल गया। तो ये अब थोड़ी ना होता है। बोले क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अर्धस्वर, बहुत ही, जब आपको अंतस्थ व्यंजन पढ़ाया तो उस टाइम हमने आपको बहुत ही एकदम क्लियर बताया था आपसे कि इनमें से यह वह को हम अर्धस्वर भी कहते हैं और संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं। अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजन कौन होता है, यह और वह। देखिए भैया ना, जितने लोगों ने पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक पूरा देखा होगा, उनके लिए सारे के सारे क्वेश्चन एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेकिन भाई जिसने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए भैया ये सोचने में मजबूर कर देगा, और उसके बाद भी शायद आंसर ना निकल पाए। ठीक है, तो आपसे, आप इन चीज़ों को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप जाके 1 से लेकर 5 तक पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप इसको अच्छे से कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्शी व्यंजन संख्या, स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25। कहाँ से कहाँ तक, कै से लेकर मैं तक 25 होती है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, कै से लेकर मैं तक, यानी कै से लेकर मैं तक के व्यंजन को हम कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। अब बता रहा है, पूछ रहा है इसमें स्पर्शी व्यंजन नहीं है भाई, कै से लेकर मैं तक, कै तो आएगा ही, च भी आएगा, व्यंजन नहीं है। देखिएगा कुछ ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके गलत हैं। देखिएगा र भी आपका स्पर्शी व्यंजन में नहीं आता है और ल भी नहीं आता है, ये दोनों आते हैं। पूछा है कौन सा स्पर्शी व्यंजन नहीं है। ठीक है, अगर हमारे टाइपिस्ट के दौरान कुछ गलती हो गई है क्वेश्चन में, इसे आप एक ऑप्शन कुछ बदल के कर सकते हैं। यहाँ पे आप कर दीजिए
कुछ भी नहीं, मतलब कि देख लीजिए क्वेश्चन ही पूरा गलत हो गया है। यहाँ पे र और ल में से कोई एक ऑप्शन अलग रहा होगा, क्योंकि क से लेकर मैं तक वैसे क्या होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, पूछा कौन सा नहीं है, तो क और च तो है, र और ल ये दोनों नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? उष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण से हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। तो कौन कौन होते हैं? ये देखिए सामने आपके दिख रहे हैं, श है, इन्हें हम उष्म व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। किसे? इन्हीं तीनों से और है को। बोलिए बात क्लियर है? पढ़ते रहिए एकदम मजे से और एकदम मस्ती में पढ़िए अच्छे से, और ये तभी हो पाएगा जब आप पूरी क्लास अगर पढ़े होंगे। तो जितने लोगों ने पूरी क्लास पढ़ी होगी वर्णमाला की, उनके लिए जानते ना ये क्वेश्चन मतलब एकदम लुल्ल क्वेश्चन है, एकदम लुल्ल क्वेश्चन है। देखते ही वो आंसर बताएंगे, उनको 3 ऑप्शन देखने की कोई आवश्यकता नहीं, वही ऑप्शन ही दिखेगा जो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये हो गया। अगला, श्रेय एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है? भाई देखिए आपको संयुक्त व्यंजन की संख्या हम 4 बताए थे, श्रेय, त्रय, ज्ञ और छत्री वाला 6। और यह भी हमने बताया था कि इनके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। श्रेय के अंतर्गत आधा स और र, इनके अंतर्गत आधा त और र, इसके अंतर्गत आधा ज और इ, इसके अंतर्गत आधा क और मूर्धन्य से, ये लोग आते हैं। पूछा है श्रेय हमारा एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन 2 वर्णों का मेल? देख लीजिए किसका मेल है, आधा स और र। ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा है? सी वाला ऑप्शन, ये स और ये है, र वर्णों के मेल से क्या बनता है? हमारा श्रेय बनता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। छत्री वाला 6 अभी हमने पीछे बताया किन वर्णों के मेल से बनता है। आप कहेंगे भैया आधा क और मूर्धन्य स के योग से क्या बनता है? आपका छत्री वाला 6 बनता है। बात क्लियर? चलिए, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? कौन सा व्यंजन संयुक्त नहीं है? हमने अभी 4 व्यंजनों का नाम लिखा था, क्या क्या? श्रेय, त्रय, ज्ञ और छत्री वाला 6, यही 4 आपका संयुक्त व्यंजन है। तो यह तो है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं होता। इसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन, या इसी को हम कहते हैं अर्धस्वर। आगे, संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है, अभी आपको बताया हम, आधा ज और इ, आधा ज और इ से मिलकर क्या बनता है? ज्ञ बनता है। 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन। मैंने बताया था जब 2 या 2 से अधिक 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो कौन सा व्यंजन बनेगा? संयुक्त व्यंजन। अगला, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? अब अल्प प्राण तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या होता है अल्प प्राण? 135 य र ल व, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। 135 य र ल व। अब बताइए 135 मतलब पहले प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण य र ल व। य र ल व से कोई है नहीं, पहला, तीसरा, पांचवा। ये देखिए दूसरा वर्ण होता है ख, ये चौथा होता है, ये भी चौथा होता है, पहला कौन है? इसे हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण ध्वनि या व्यंजन। इनमें से कौन सा अल्प प्राण है? वही सेम कहानी भाई, पहला ख दूसरा है, ये दूसरा है, ये आपका पैफ है भी दूसरा है, ये च आपका पहला है, यानी पहला वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। अगला, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? फिर वही कहानी, सेम टू सेम। ये दूसरा है, होना चाहिए हमारा 135 ख, ये दूसरा है, ये चौथा है, ये दूसरा है, ये तीसरा आपका है ग वाला, यानी ग आपका क्या होगा? अल्प प्राण व्यंजन होगा। ठीक है भैया, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, कौन सी ध्वनि महाप्राण है? नहीं है, महाप्राण नहीं। अच्छा, अगर महाप्राण नहीं है इसका मतलब देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन हम एग्जाम में बड़ा घुमाते हैं, नहीं शब्द दे देगा और हमसे पूछ लेगा भाई कि कौन सा नहीं है, और हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं? हम नहीं शब्द पे ध्यान नहीं देते हैं और जो है वही लगा के चले जाते हैं। वहाँ से निकलें मेरा 100 में 80 सही है, रास्ते में आते आते 60 हुआ, आते आते 60 आते आते वहाँ से निकलते हैं तो हम ये दिमाग में चलता है आज मैं ऊपर आसमान नीचे। वहाँ एग्जाम देके निकलेंगे तो क्या लगेगा? आज मैं ऊपर आसमान नीचे,
और रास्ते में आते आते 80 से 60 हुआ, 60 से 40 और आंसर की आते आते 10, उसके बाद 10 के बाद पता चला रिजल्ट आया, या जब आपका मतलब रिजल्ट घोषित हुआ तो देख रहे हैं उसमें माइनस में नंबर चला गया, तब फिर क्या होता है, तो हमारे दिमाग में गाना चलता है, उस टाइम क्या चला, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, और आज यहाँ पे जब रिजल्ट खराब होता तब क्या कहते हैं, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, ऐसा लगने लगता है। तो आप क्वेश्चन को पहले बारीक ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप आंसर किया करिए, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आसान होते हैं वही हम गलत करके आते हैं, जो कठिन होते हैं वो गलत नहीं होते। क्यों? क्योंकि कठिन क्वेश्चन को हम बहुत ही आराम से, बहुत ही सावधानी से हम पढ़ते भी हैं और उन्हें करते भी हैं। आसान क्वेश्चन को झटके से देखें और झटके से गलत आंसर लगा के चले गए आगे, क्योंकि हम वहाँ हमारे पास टाइम नहीं है और हम यही गलती कर जाते हैं, ठीक है। देखिए, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? भैया महाप्राण नहीं है। महाप्राण पहले होते कौन कौन है? हमने कहा अल्पप्राण 1-35 होते हैं, तो भाई जो बचे 2-4 और ये आपके, ये क्या होते हैं आपके, ये महाप्राण होते हैं। तो पूछा है कौन सा महाप्राण नहीं है, यानी दूसरा होगा, यानी ख तो है, चौथा भी यानी घ चौथा होता है, ये भी है, ये तीसरा ज तीसरा होता है, झ चौथा होता है, यानी ये जो ज तीसरा होता है, तीसरा महाप्राण नहीं है। तीसरा क्या होता है? अल्पप्राण, क्योंकि 3 कहाँ आता है? अल्पप्राण में आता है। बोलिए, बात क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? फिर वही क्वेश्चन, बार बार वही क्वेश्चन घुमा फिरा के वही पूछ रहा है। यही महाप्राण है, इन्हें एकदम जहन में बैठा लीजिए कि यही आपके महाप्राण है। तय आपका पहला होता है, दय आपका तय थ दय, ये तीसरा होता है, ये पहला, ये तीसरा, भय आपका चौथा होता है, मैं आपका पांचवा होता है। तो क्या चौथा आना चाहिए? बिल्कुल, यानी हमारा भय क्या है? महाप्राण व्यंजन है, ठीक। अगला नंबर, सभी महाप्राण वर्णों का समूह कौन सा है? महाप्राण वर्णों का, जहां पे भैया आपको ये 2-4 वाला समूह दिखे वही आपके महाप्राण वाले हैं। देखिए, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, बिल्कुल ये तो है। ये आपका 4 है, ये पहला, ये नहीं है। ये 5 है, ये भी नहीं है, इसमें ये नहीं है, ये भी नहीं है, यानी इसमें देखिएगा ये भी दूसरा, ये भी दूसरा, ये भी दूसरा, दूसरा आ सकता है ना? बिल्कुल आ सकता है। सही महाप्राण वर्ण कौन कौन से का समूह कौन सा है? पहला वाला ख, छ और ठ। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन महाप्राण है? फिर वही क्वेश्चन, कितना बार पूछोगे? ये पहला है, ये ग तीसरा है, ये पांचवा है, ये आपका दूसरा है, यानी ठ आपका क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। बोलिए, बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या कहलाता है? देखिए, अभी वही कहानी हम पढ़ते चले आ रहे हैं, दूसरा चौथा क्या होता है? महाप्राण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजन के दूसरे, देखिए क्वेश्चन को बस घुमाया है, एक वर्ग के दूसरे चौथे वर्ण को, अभी आपने पढ़ा, अभी पीछे ही क्वेश्चन आप किए हैं, महाप्राण कहते हैं उसको। हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? इस पे आप विचार करिए, फिर हम बता रहे हैं। चलिए देखिए, आपने देख लिया होगा कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मेल नहीं खा रहा है। देखिए यहाँ क्या है? ग अघोष है। पहले देखते हैं अघोष हम किसे कहते हैं। अघोष के बारे में बात करें तो इसमें आते हैं 12 और 3 से। सघोष की बात करें, सघोष कौन होते हैं? 3, 4, 5 और आपके ये र ल व है, ये हमारे क्या होते हैं? सघोष। अल्प, उसमें तो आप जानते ही होंगे, उसमें 3 से और है आते हैं, और सघोष में तो आप लिख ही चुके हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण आप पढ़े होंगे 1, 3, 5, 1, 3, 5 आते हैं, और ये र ल व, अब मिला लीजिए पूरा। ग अघोष, अघोष ग आपका तीसरा वर्ण होता है ना? और इसमें पहला दूसरा आना चाहिए, तो क्या भैया ये है? बिल्कुल नहीं। तो भैया हमारा पहला ऑप्शन ही मिल गया जो सुमेलित।
अच्छा, बताना है कौन सुमेलित है, कौन बताना है कौन सा सुमेलित है, ठीक है। तो ये तो सुमेलित नहीं है। दूसरे देखते हैं फै, फै आपका अल्पप्राण, फै आपका पै फै दूसरा वर्ण होता है, तो क्या अल्पप्राण में दूसरा वर्ण आता है? नहीं, ये भी नहीं है। स उसमें, तो क्या उसमें के अंतर्गत ये स आता है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, तीनों से आपके आते हैं उसमें के अंतर्गत। लेकिन आपका ठे, ठे आपका सघोष, क्या ठे आपका दूसरा वर्ण, क्या सघोष में दूसरा वर्ण आता है? नहीं, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, तो ये भी नहीं, यानी ना ये है ना ये है ना ये। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलते आगे बढ़िए। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण, अघोष यानी अघोष में कौन आते हैं? 12 और तीनों से, 12 आएगा और तीनों से आएगा, यानी तीनों से का मतलब ये हो गया, बस अब क्या अघोष होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन अघोष वर्ण है? यानी वही पहला दूसरा 12 होगा, यानी ये आपका पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये तीसरा हो गया, यानी पहला वर्ण वाला वर्ण हमारा क्या होगा? सही होगा, ये हमारा क्या है? अघोष है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? कौन सा वर्ण अघोष है? तो पहला दूसरा होता है, ये तो झ आपका चौथा हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा, यानी च आपका पहला है, यानी 1 2 होता है आपका अघोष, ये हमारा 6 सही होगा, पहला ऑप्शन। अगला, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? वही सेम क्वेश्चन फिर, ये आपका पहला वर्ण क्या होगा? ये हमारा अघोष हो जाएगा। निम्न में कौन सा वर्ण घोष वर्ण कौन सा है? भाई ये घोष कहे चाहे सघोष कहे, दोनों बातें एक हैं, आपको पहले भी बताया गया है कि चाहे वो घोष कहे या आपको सघोष कहे, दोनों बातें क्या होती हैं? एक होती हैं। तो घोष यानी सघोष कितने होते हैं? 3 4 5, य र ल व है, इतने आपका सघोष होते हैं या घोष। तो तीसरा होता है, तो आपका तीसरा है, ये पहला है, ये पहला है, ये पहला है, यानी तीसरा हमारा ये वाला सही है, ज, ठीक है। सघोष वर्ण कौन सा है? फिर आप तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, ये पै आपका पहला है, थ आपका दूसरा, ये स तो इसमें आता ही नहीं है, ये बै आपका तीसरा होता है, पै फै बै, तीसरा चौथा पांचवा आपका सघोष होता ही है। क्लियर है? ऐसा देखिएगा, सही कर लीजिएगा। ये आपका थोड़ा सा टाइपिस्ट मास्टर थोड़ा सा गलत किए हैं। अयोगवाह कहा जाता है, किसको अयोगवाह कहते हैं? आपको बिल्कुल याद होगा, ऐसे वर्ण जो किसी के साथ भी ना पूर्ण रूप से स्वर होना पूर्ण रूप से व्यंजन, उन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह नाम किसने दिया था? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने। अंग अह को क्या कहा था? अयोगवाह कहता। अंग को हम कहते हैं अनुस्वार, अह को कहते हैं विसर्ग। तो अंग अह यानी अनुस्वार और विसर्ग, इसे हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। अच्छा, अयोगवाह का एक नाम और है नपुंसक वर्ण, किसने कहा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, कुल वर्ण लिपियां हैं 52। भाई लिखते कितना है? 52 ही लिखते हैं ना भाई, 13 स्वर और 39 व्यंजन, 52। जिन ध्वनियों की गणना न स्वरों में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? आप बिल्कुल बता सकते हैं अयोगवाह। अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने कहा, बस अभी 1 2 क्वेश्चन पहले ही मैंने कहा, क्या कहेंगे उन्हें? अयोगवाह कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? बाप रे बाप, याद होगा आपको, सघोष भी बताना है और महाप्राण भी बताना है। सघोष 3 4 5, महाप्राण 2 4। अब जो कॉमन मिल जाए, कै तो मिलेगा नहीं भैया, ना कै पहला होता है ना इसमें ना इसमें। झ आपका चौथा होता है, बिल्कुल चौथा होता है। ठ आपका दूसरा होता है, दूसरा इसमें तो है, इसमें नहीं है। पै आपका पहला होता है, लेकिन झ आपका चौथा है, चौथा यहाँ भी है, चौथा यहाँ भी है, तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? झ वाला। झ वर्ण हमारा ऐसा है जो हमारा क्या है? सघोष भी है और महाप्राण भी है। कौन सी ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? ये तो क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब आपको स्पर्शी व्यंजन पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 कैसे लेकर मैं तक, लेकिन अगर पूछा जाए स्पर्श संघर्षी, यानी जो स्पर्श के साथ स्पर्श तो करें और संघर्ष के साथ बाहर निकलें, उनकी संख्या वो कौन कौन से होते हैं? उनकी संख्या 4 होती है, और वो चारों कौन कौन है? च छ ज झ, ये यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा ये सही होगा।
छ छ ज ज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ध्वनि में से कौन सी दंतोष्ठ है? देखिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाया था कि दंतोष्ठ में आप कर लीजिएगा केवल एक ही व्यंजन वर्ण आता है और वो है कौन? वह को हम दंतोष्ठ कहते हैं। इनका उच्चारण हम करते समय दांत और ओष्ठ दोनों का सहारा लेते हैं, इसलिए इसको हम दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। अगला, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ, बाप रे बाप, इतना नाम बताना है। स्पर्श बताना है, स्पर्श, घोष बताना है, महाप्राण, तो पहले लिख लेते हैं घोष 3 4 5, महाप्राण 2 4, तो 4 4 कॉमन बस है, या 4 जो चौथा वर्ण होगा वही हमारा होगा। थ दूसरा होता है, ठ दूसरा होता है तो भैया दूर दूर तक नहीं होता है, क्या बचा? ये भय, भय हमारा देखिएगा स्पर्शी तो है ही, घोष यानी सघोष तो है ही, महाप्राण तो भैया आपका चौथा है ही, और ओष्ठ, भाई ओष्ठ आपका पै वर्ग आपका ओष्ठ के अंतर्गत आता है कि नहीं? पै वर्ग, पै फै बै भय, चारों का आंसर मिल गया। देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन के तहत 4 नाम पूछा है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से अघोष अल्प प्राण है? अघोष, अघोष माने 1 2, अल्प प्राण मतलब 1 3 5। अब देखिए जो कॉमन मिलेगा यही 1 1 मिल रहा है, जो पहला वर्ण होगा वही हमारा होगा। देखिए यहाँ झ चौथा, ठ दूसरा, ज तीसरा, 1 1 यानी क और त, यानी यही क और त हमारे क्या होंगे? जो अघोष भी हैं और अल्प प्राण भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? देखिए ध्वनि के हम 3 प्रकार आपको बताए हैं, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि। तो आपको बताए थे जहां पे एक ही स्वर के सहारे जब बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि। जब 2 स्वरों के 2 व्यंजनों के बीच में कोई एक स्वर आके एक व्यंजन आके लग जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? संपृक्त। लेकिन जब एक ही व्यंजन का द्वित्व हो जाए, जैसे आपका हो गया दिल्ली, तो उसे हम क्या कहते हैं? युग्मक व्यंजन। तो प्रसन्नता देखिए न 2 बार आ गया है, यानी इसे हम कौन सी ध्वनि कहेंगे? युग्मक ध्वनि कहते हैं। या इसी युग्मक ध्वनि की दूसरा नाम क्या है? द्वित्व ध्वनि। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? अनुस्वार, देखिए अनुस्वार यानी 5वां वर्ण नासिक व्यंजन, तो ये आपका नासिक व्यंजन नाक से उच्चारण इसका भी करते हैं, इसका भी करते हैं, इसका, लेकिन यह का सूचक नहीं होता है। अनुस्वार कभी भी यह के स्थान पर नहीं आएगा। अंग के स्थान पे अनुस्वार लग सकता है, यह के स्थान पे आ सकता है, ड़ के स्थान पे आ सकता है, लेकिन यह के स्थान पे कभी भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला, क व्यंजन के विषय में निम्न से कौन सा सही है? क के विषय में क्या क अल्प प्राण है? हाँ भैया, अल्प प्राण में 1 3 5 होता है। अघोष, हाँ 1 2 भी होता है। स्पर्शी, हाँ स्पर्शी भी क्या है? कंठ है, बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन ही मिल गया आपको। दूसरा चेक कर सकते हैं, इसमें आपका होता है भैया महाप्राण में कौन आता है? 2 4 आता है। क्या दूसरा में आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। बाकी हो सकते हैं ये घोष हमारा नहीं हो सकता है, ये महाप्राण होगा ही नहीं। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी अल्प प्राण भी होता है, अघोष भी है, स्पर्श भी है, कंठ ध्वनि भी है। बात क्या के बारे में पूछा गया है? क्या हमारा पहला 135 यानी पहला होगा, अघोष 12 इसमें पहला होगा, स्पर्शी यानी कैसे लेकर मैं तक ये भी होगा, कंठ ध्वनि तो आपका होता ही है क वर्ग, यानी क भी आएगा उसके अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का प्रथमाक्षर, वर्ग का तृतीयाक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन या वर्ग का पंचमाक्षर। अभी मैंने कहा कि जो अंतिम वाले वर्ण होते हैं वही क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं, उन्हीं को नासिक व्यंजन भी कहते हैं। कौन सा होगा? वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर या 5वां अक्षर। अगला क्वेश्चन, शब्दकोश से पहले आने वाला शब्द कौन सा है? इसके बारे में आपको हम बता चुके हैं, कैसे होगा बताइएगा आप। सबसे पहले कौन सा आएगा? यानी कि वह यहाँ भी है, वह यहाँ भी है, वह यहाँ भी है, वह यहाँ भी है, तो इससे तो क्लियर नहीं हो पाएगा। यहाँ क आधा है, यहाँ क है, यहाँ पे आपका ग है। ठीक है, याद रखिएगा, कभी भी मान लीजिए आपको कैसे लिखा गया है,
प्रण। एक आपको ऐसा लिखा मिल जाए पर्ण, ठीक है। एक आप देखे होंगे इस तरह से आपको मिलता है रे। ये रे के 3 रूप आपको दिखाई देंगे, एक ऐसे दिखाई देता है, एक ये ऊपर वाला, एक है। याद रखिएगा इस प्र में जो रे लगा है और इसमें ट्रक में जो रे लगा है, ये दोनों रे हमेशा क्या होते हैं, पूरे होते हैं। ये रे पूरे होते हैं, लेकिन ये जो ऊपर वाला रे होता है ये हमेशा क्या होता है, ये आधा होता है। यानी ये वाले जो रे हैं, ये रे पूरा, जो ये ट्रे वाले जो रे होते हैं ये भी रे क्या होते हैं, पूरा। लेकिन जो आपका ये वाला जो रे होता है, ये जो ऊपर लगता है, इस ये क्या होता है आपका, ये रे आपका होता है आधा। इन दोनों देखिएगा, ये जो कर रहे हैं इसको हम कहते हैं रेफ रे, ठीक है। और ये जो रे लगता है और ये रे, इनको हम कहते हैं पदेन रे कहते हैं। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि जो ये वाला रे लगेगा ये हमारा पूरा होता है रे, इसमें रे पूरा होता है, आधा होता है। ये वाला जो रे होगा ये भी इसमें आधा है, रे पूरा है। लेकिन ये जो ऊपर वाला जो रे लगता है ये हमेशा क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। देखिए, तो अगर हम वह की देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे वह है। हम बताए थे कि अगर कभी कोई वर्ण आधा है और वही वर्ण दूसरे शब्द में पूरा है, तो जो पहले पूरा वाला होगा उसको पहले लिखेंगे। तो वह की यहाँ बात क्या है, यहाँ वह है, यहाँ भी वह है, यहाँ भी वह है, यहाँ भी वह है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, ये वह हमारा पूरा है, यानी पहले वर्ण से हम बता नहीं सकते हैं कि कौन सा पहले आएगा। दूसरा देखें, यहाँ आधा क्या है, यहाँ रह है, यहाँ भी, यहाँ पूरा, यहाँ आपका क्या है, यहाँ भी आपका आधा क्या है। अब इन दोनों में पहले कौन आएगा, तो इसको पहले चेक करते हैं। ये कैसे मालूम होगा, इन दोनों में पहले कौन आएगा। देखिए, इसको देखते हैं, यहाँ आधा क्या है, यहाँ भी आधा क्या है, लेकिन इस क्या के बाद तय है और इसके बाद क्या है, अरे, तो ये हमारा क्या होगा, पहले स्थान पे आएगा। और ये हमारा क्या आएगा, दूसरे स्थान पे, ठीक है। इसको अगर हम देखें, यहाँ वह के बाद आधा रह आएगा और यहाँ पूरा रह आएगा। यहाँ वह के बाद रह पूरा है, यहाँ वह के बाद रह आधा है, तो पहले कौन सा लेंगे, पूरा वाला लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा तीसरा, और ये जो आपका है ये हो जाएगा चौथा। तो पूछा था क्या कि शब्द कौन सा पहले आने वाला वर्ण कौन सा होगा, तो भैया आपका वक्त जो है, ये वक्त पहले स्थान पे आएगा। दूसरे स्थान पे कौन आएगा, वक्र, और तीसरे स्थान पे वर्ग, और चौथे स्थान पे वर्ग आएगा, ठीक है। आगे देखिए, जेवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जेवा यानी जीभ के आधार पर 3 होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च। क्या देखिए, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, भैया आपको बताए हैं, इसी से मिलकर बना हुआ है ये। तो याद रखिएगा, छतरी वाला 6 का क्रम हमेशा किसके बाद आएगा, कै। आप अगर 5वीं वीडियो देखिएगा उसमें आपको बताए हैं कि इनका क्रम शब्दकोश में हम कैसे रखते हैं, सारी बातें आपको हम बताए हैं। निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, पार्श्विक व्यंजन, देख लीजिएगा, पूरा ऑप्शन ही गायब है। ये हमारे टाइपिस्ट महाराज की गलती है, क्योंकि ऑप्शन गलत दे दिए हैं। पार्श्विक व्यंजन केवल एक होता है, वो कौन सा है, ल, जो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। अगला, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है, द्वित्व हो जाए, युग्मक ध्वनि। एक ही ध्वनि जब 2 बार आ जाए तो क्या कहेंगे, युग्मक ध्वनि। अगला, रे का विवरण दीजिए। रे आपका क्या है, रे हमारा क्या होगा, रे को ऊपर से बिल्कुल लुंठित कह सकते हैं। सघोष, क्या सघोष के अंदर आता है, बिल्कुल आता है। यह रे ले वे और है आता है, बिल्कुल होगा सघोष। अल्पप्राण 135, यह रे ले वे, बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पार्श्विक व्यंजन होता नहीं, पार्श्विक तो ले को कहते हैं, ये तो दूसरा तो ऐसे ही गलत हो गया। संघर्षी ये होता नहीं है रे, क्योंकि संघर्षी में 3 आते हैं, कौन कौन, तीनों से और है, ये भी गलत। वर्ष, स्पर्श, सघोष, महाप्राण, सघोष महाप्राण,
सघोष में र आता है, लेकिन स्पर्शी के अंतर्गत नहीं आता है, ये नहीं होगा, यानी ये भी गलत है। पहला वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। स्पर्श कंठ ध्वनि क्या होगा, कंठ ध्वनि होगा तो क्या चारों लोग आएंगे कंठ के अंतर्गत। अघोष में पहला आता है, दूसरा महाप्राण में दूसरा, चौथा कौन मिल रहा है, यही दो मिल रहा है, जो दो होगा वही मिलेगा, यानी ख। ख आपका स्पर्शी व्यंजन भी है, कंठ भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। बात क्लियर। आगे अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह आप जानते हैं, अंतस्थ 4। कौन कौन, य र ल व। उसमें कितने, 4, पूरे मिला के टोटल 8। ये हमारे क्या हो जाएंगे, अंतस्थ और उष्म वर्ण हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। काकल्य वर्ण बिल्कुल आराम से जल्दी से लगा सकते हैं, है कौन, काकल्य व्यंजन स्वरयंत्री व्यंजन भी कहते हैं। निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है, निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है, संघर्षी तो ये तो भैया है नहीं, ये तो अस्पर्श संघर्षी है। संघर्षी में व्यंजन संख्या 4, जिसको हम उसमें कहते हैं, से तालब से, दंत से, मूर्धन्य से और काकल व्यंजन ये है, ये होते हैं। तो ये हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा, इसे हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, अब देखिए क के बाद अभी मैंने बताया था कौन सा व्यंजन आएगा, छतरी वाला छ आएगा। इस छतरी वाला छ के बाद ख आता है, क के बाद क्या आएगा, छतरी वाला छ आता है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी की सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी की सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद। अरे भाई अलग स्वर व्यंजन को अलग अलग कर दीजिए तो हमारा क्या कहलाएगा, वो वर्ण विच्छेद कहलाएगा। हिंदी वर्णमाला में छ से ड के ठीक बीच में कौन सा आता है, छ से छ, च छ, ज झ, य ट ठ ढ, इनके बीच में पूछा है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में कौन आ रहा है, इ, यानी ये इ आपका होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही लल्लू वाला क्वेश्चन एकदम दे दिया है। उच्चारण के दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, जहां दो व्यंजनों के बीच एक व्यंजन आके संयुक्त हो जाए, मिल जाए, उन्हें हम कौन सी ध्वनि कहते हैं, संपृक्त ध्वनि कहते हैं, संपृक्त ध्वनि। र प्लस मैं का रूप है, यानी जहां आधा र हो और मैं क्या हो, पूरा हो, आधा र और मैं पूरा। यहाँ तो री है, यहाँ तो होगा नहीं, यार देखिए यहाँ पे हमने र को पूरा बताया था, मैं को आधा बताया था, यहाँ लेकिन र आधा है और पूरा, तो यही हमारा सही होगा, र प्लस में। प्र में पूर्ण वर्ण है, बताइएगा प्र में कौन सा वर्ण पूर्ण होता है, तो आपको पता होगा, हमने बताया था जब ये वाला जो र होगा ये हमारा पूरा होता है और उसमें प आधा होता है, तो यहाँ पे र पूर्ण होगा। कौन होगा, र पूर्ण वर्ण होगा। अगला क्वेश्चन, ये देखिएगा, ये बिंदी रहेगा, ये देखिए बिंदी यहाँ होगा, ये हमारे टाइपिस्ट वाला थोड़ा गड़बड़ कर दिए हैं। ड़ और ढ़ को कहा जाता है विकसित वर्ण, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, उच्छिष्ट, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ताड़नजात, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, द्विगुण, इन्हीं को कहते हैं हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, इतने नाम हैं इनके। तो ये कौन से व्यंजन है, विकसित व्यंजन। ड़ को हम क्या कहते हैं, विकसित व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं, बताइए कितने व्यंजन हैं भाई। अगर इसको हम अलग अलग करें, ये पहले से लिख देते हैं पक्षी, तो क्या बनेगा, आधा प आधा क मूर्धन्य से बड़ी। पूछा कितने व्यंजन वर्ण हैं, कितने व्यंजन वर्ण हैं,
देखिए एक व्यंजन आपका प है, एक आपका क है, एक मूर्धन्य स है, कितने हो गए? 3। तो पक्षी शब्द में कितने व्यंजन वर्ण है? 3 व्यंजन वर्ण है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये वर्ण विच्छेद होता है आपका। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? र व्यंजन नहीं है। देखिए इसमें मात्र इसमें है, मूर्धा र है इसमें भी है, लेकिन मात्र इसमें है नहीं है। इसमें र नहीं, इसमें री है आपका। मातृभूमि है, इसमें री की मात्रा लगी है, वहां पर र नहीं है। अगला, सजातीय संधि स्वर ध्वनियां कौन नहीं है? सजातीय संधि स्वर, सजातीय वही भैया आपका जो सजातीय स्वर होता है, आ ई बड़ा हो, कौन नहीं है? तो ये तो तीनों है, यानी यही ये नहीं है। ये आपका विजातीय स्वर होता है, सजातीय स्वर नहीं होते। कौन होते हैं? विजातीय स्वर। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? कौन सा वर्ण स्वर है? देख के ही लग रहा है। देखिए ये भी आपका स्वर होता है, ये होता है, लेकिन ये भैया संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होते। हिंदी में ये नहीं होते, तो यहाँ क्या माना जाएगा? ऐ आपका क्या है? स्वर है, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं। क ग ज़ फ ध्वनियाँ किसकी हैं? बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, उर्दू, फारसी, अरबी, फारसी, जिनको हम मेहमान व्यंजन या विदेशी व्यंजन या क्या कह सकते हैं, आगत व्यंजन भी कहते हैं। अरबी फारसी की है। इससे जितने शब्द हैं, इनसे अगर शब्द बनाएंगे आप, तो इनसे केवल आपके उर्दू शब्द बनेंगे। कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन वर्ण घोष नहीं है, यानी सघोष नहीं है। सघोष में 3, 4, 5 य र ल है। र तो है, ये भी है, ल भी है। तीसरा वर्ण बिल्कुल आएगा, तय आपका पहला वर्ण है, ये आपका नहीं है। ये तय आपका अघोष होता है, घोष नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च, आओ उल्लू, एक का स्वर है दिख रहा है, बाकी सब स्वर ही नहीं है। डायरेक्ट में कुछ सोचना ही नहीं है भाई, सब व्यंजन है। स्वर बस एक ही दिख रहा है, वही है भी पश्च स्वर। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक यानी प्रतीक वर्ग का 5वां वर्ण। ये आपका, ये तो होता नहीं है, ये तीसरा होता है, ये तीसरा, यही आपका 5वां वर्ण होता है। आपका क्या है? 5वां वर्ण है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण, अघोष मतलब पहला, दूसरा और तीनों से, तीनों से पहला, दूसरा, ब आपका चौथा, तीसरा है, होता ही नहीं है। ये स दिख रहा है, ये तो होता ही है ना। क्या लिखे हैं ये भाई? ये हमारा स आता है इसके अंतर्गत। संख्या की 13 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण 135, 135। देखिए इसमें 1, 2, 3 आ गए तो आएगा नहीं। इसमें पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, दूसरा, पांचवा, पहला, दूसरा, पांचवा नहीं, पहला, तीसरा, पांचवा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। च का पहला, ज तीसरा और ये पांचवा। तो 1, 3, 5 का समूह जहां बनेगा वही हमारा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? महाप्राण मतलब 24। तो दूसरा, ये आपका पहला, ये तो होता ही नहीं है, च होता ही नहीं है, यानी दूसरा हमारा यह थ हमारा क्या होगा? महाप्राण वर्ण है। अगला, निम्न में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? री को पहले बताए हैं, री हमारा संस्कृत का एक स्वर है। ये क्या है? संस्कृत का स्वर है, संस्कृत स्वर है। इसको हिंदी में स्थान नहीं दिया गया। किस शब्द में री स्वर नहीं है? री स्वर नहीं है, साफ है, दिख रहा नहीं है यार। इस सब में है, इसमें दृष्टि है, कृष्ण है, कृपा है, इस सब में क्या है? सब में आपका री स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? मूल स्वर, मूल स्वर आप जानते हैं कौन होता है? ए ई उ री, ए ई उ री, इनको क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। तो ए भी है, री भी है, ई, लेकिन ए नहीं है, ये मूल स्वर नहीं। इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं?
दीर्घ स्वर कहते हैं। अंतिम क्वेश्चन, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? इसे आप थोड़ा देर सोचिए, फिर बताते हैं। चलिए, क्या सोचा आपने इसके बारे में? यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? नीचे का होठ। तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात आनी चाहिए कि होठ से उच्चारण किसका करते हैं? आप तुरंत कहेंगे भैया पै वर्ग आपके जो होते हैं वो ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं, और छोटा ऊ बड़ा ऊ यही लोग आते हैं होठ ओष्ठ के अंतर्गत। तो नीचे का होठ ही काटने को तो बात कर रहा है। नीचे का होठ काट दिया जाए तो किसका, यानी पै वर्ग के सभी वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का नहीं कर पाएंगे। तो ये ल तो कर सकते हैं, ये किसका नहीं कर पाएंगे? इस बै का नहीं कर पाएंगे। ध और ख का तो कर ही सकते हैं। बात क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन की पूरी सीरीज कर डाली। पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन हमने देखा, जो कि हम हिंदी वर्णमाला में पढ़े भी हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं, अब देखिएगा सभी के सभी क्वेश्चन तो एक साथ मतलब करा ले पाना तो मुश्किल है, लेकिन तब भी हमने प्रयास किया कि कुछ क्वेश्चन तो आपको मिले जिससे आपको लगे कि हाँ हिंदी वर्णमाला जो हम पढ़े हैं उनमें कितनी चीज़ें पढ़ना सार्थक हुआ, कितना सार्थक नहीं, कितना निरर्थक है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को, बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमने सारी चीज़ों को आपको कवर कराने की कोशिश की है। इसके बाद भी देखिएगा, दुनिया में कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है, लेकिन जितनी जिसकी सामर्थ्य है उस अनुसार वो अपना कार्य करता है। तो हमारी जितनी सामर्थ्य थी हमने आपका साथ दिया, आपको पूरी की पूरी 1 से लेकर 5 यानी 5 वीडियो में हमने आपको पूरा वर्णमाला पढ़ाया, और एक 100 क्वेश्चन का एक हमने सीरीज आपको करवा दी, जहाँ पे अपने लोगों ने देखा कि वर्णमाला में क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सब प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन्हें आप एक बार जरूर फिर से अपने मन से एक बार आप इनको अपने मन से करने का प्रयास करिएगा, खुद से करने का प्रयास करिएगा, तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया लगेगा कि आप कितना पढ़े हैं, कितना आप नहीं पढ़े हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो ये सब जितनी भी वीडियो आप देखे हैं, अगर ये सब वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटी वाली बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपको जो भी हिंदी की वीडियो आगे आने वाली हैं सारी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जितने लोगों ने इस क्लास के पहले 1 से लेकर 5 तक की क्लास जो आपकी हो चुकी हैं उन्हें नहीं देखा है, उन सभी 5 क्लासों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ जाएँ और उन 5 वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद ही आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि देखिए उन 5 को बिना, जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट सीखे हैं, अगर बिना कॉन्सेप्ट को जाने अगर आप क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे तो शायद हो सकता है कि कुछ ये थोड़ी कठिन लगे, ना समझ में आए, और हो सकता है आपको ऐसा लगे कि नहीं हिंदी बहुत ज़्यादा कठिन है। बहुत ही, पता तो रहना, बहुत ही आसान सब्जेक्ट हिंदी है। बस आप मेरे साथ लगे रहिए और हमेशा मेरा साथ दीजिए। और साथ देने का मतलब बस इतना ही आपका है कि आपको बस इतना करना है कि वीडियो को हमेशा लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस इतना सा काम आपको करना है। ये काम तो आप कर सकते हैं, इतना तो आप इतना सक्षम है तो इतना आप कर सकते हैं। अगर आप हमारा साथ देंगे, हमारे साथ लगे रहेंगे तो हमें भी एक प्रकार की ऊर्जा मिलेगी, और आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कर सकेंगे और भी बेहतर करेंगे। ठीक है, तो इन 100 क्वेश्चन को आप देखिए, और आपके पास भी कोई ना कोई किताब हिंदी की जरूर होगी, वहाँ से भी आप क्वेश्चन पेपर को लीजिए और क्वेश्चन को देखिए और लगाइए। और जो क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि नहीं वर्णमाला में ये चीज़ छूटा हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस क्वेश्चन को डालें और हमें बताएं कि, और हमें देखें कि हाँ कौन सा क्वेश्चन छूटा है, कौन सा कैसा है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर उस क्वेश्चन को डालें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला जो हमारा क्लास होगा वो हमारा होगा विराम चिन्ह का। विराम चिन्ह को हम अच्छे से पढ़ेंगे। शायद ऐसा विराम चिन्ह की ऐसी क्लास आपने यूट्यूब पे पहली बार कभी नहीं देखी होगी। तो आप अगली क्लास जो हम पढ़ने वाले हैं वो विराम चिन्ह है। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी ऊर्जा, इसी एनर्जी और इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।